हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होगे, कुशल मंगल होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो वर्तमान में जो लेक्चर चल रहे हैं वो अध्याय नंबर 4 को लेकर चल रहे हैं। अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत अपन ने जो पिछले लेक्चर्स को अंदर पढ़ा था उसके अंदर अपन ने जो है उसका बेसिक पढ़ा, साथ ही साथ अपन ने जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था अपन ने सॉल्व कर दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जिस प्रकार आप लोगों के पास समय टू समय वीडियो आ रहे हैं वैसे वैसे आप साथ ही साथ एवरीडे जो है पढ़ाई कर रहे होगे, साथ ही साथ आप चल रहे होगे और साथ ही साथ आप उस चीज को कवर भी कर रहे होगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय का हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हम उसका उपयोग करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। आज हमारा जो प्रश्न नंबर जो है सेकंड की ओर अग्रसित हो जाते हैं हम। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कुछ। अब देखो हमारा 4.1 का एक्सरसाइज नंबर जो 4.1 थी उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अपने को क्या बोला है, देखो ध्यानपूर्वक सुनिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। खाली निरूपित करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। देखो यहां ध्यान रखना है, केवल अपने को बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, सॉल्व नहीं करना है, केवल निरूपित करने का बोला है। तो निरूपित कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए हमारे पास क्या कह रहा है हमें प्रश्न। सबसे पहले कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार कोई भूखंड है, आयताकार भूखंड का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र मान लेते हैं, कोई भी भाग मान लेते हैं या कोई भी जमीन का टुकड़ा मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब देखो यहां हमें क्या कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से पता चलेगी। किससे पता चलेगी? चौड़ाई से पता चलेगी, क्योंकि हमें बोल दिया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुने से बोला, इसका मतलब चौड़ाई पता होना चाहिए। मैं कह दूं कि मेरे इस हाथ में 2 रुपए हैं, इस हाथ में जितने इसमें है उससे भी 2 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। जैसे इसमें 2 है, मैं कह दूं इतने जिस इस हाथ में जितने हैं उससे 2 अधिक इसमें है, तो क्या हो गए? 2 इसमें है, तो इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। प्रोसेस समझ में आ रहा है मेरी बात? या मैं कह दूं कि जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, मैं अपने इस बोर्ड की बात करूं, मैं इस बोर्ड की बात करूं कि जितना ये चौड़ा है उससे डबल लंबा है। मैंने क्या बोला? जितना चौड़ा है उससे डबल लंबा है। तो चौड़ा जितना है उससे डबल लंबा है, तो मान लिया कि ये जो चौड़ाई है ये मान ली मैंने 4 फीट है, तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 फीट, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि लंबाई जो है इस चौड़ाई के 2 गुना है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी कि 8 फीट होगी। सर समझोगे कि नहीं समझोगे आप लोग ये बात? इतना सा तो आराम से समझ में आ जाता है कि अपने को जो चीज बोल रहे हैं उसी के अंदर समझना है। तो यहां पर भी हमें क्या कह रहा है कि यहां जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, इसका मतलब हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो चौड़ाई को क्या करो? मान लो। तो माना, और अपने को बोला हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो माना चौड़ाई बराबर x, तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। अब चौड़ाई x मानी तो लंबाई यहां से निकल जाएगी। लंबाई कहां से निकलेगी? हमें पता है क्षेत्रफल की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक का तो लंबाई कैसे निकल जाएगी? हमारे पास जो चौड़ाई थी, चौड़ाई हमारे पास क्या थी? x थी। चौड़ाई के दुगुना बोला तो 2 गुना, तो 2 से इसको कर दिया गुना, ये दुगुना। 2 गुने से 1 अधिक बोला तो लो जी 1 अधिक जोड़ दिया, तो क्या हो गया? 2x प्लस 1 हो गया ये। तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब हमें समीकरण बनाना है, तो यहां बोल रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो यहां से निकाल दो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर
28। लंबाई कितनी हमारे पास 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1। चौड़ाई हमारे पास कितनी थी x बराबर 528। ये x गुणे में तो दोनों के साथ गुणा कर दो, x का गुणा 2x के साथ करूंगा तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ करूंगा तो x बराबर 528। समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो समीकरण के रूप में निरूपित करने का अर्थ क्या होता है, बराबर में जीरो लाओ, तो बराबर में जीरो ले आओ तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमारा जो समीकरण बन के आ गया, ये हमारा इसका समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। तो क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ आ गई, कैसे समीकरण लाकर अपने को प्रदर्शित करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हो ना, संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होने का मतलब हो गया कि आगे से आगे, जस्ट आगे वाली, एक के बाद जस्ट आगे। तो यानी जैसे अपन ने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। अब ऐसे है बेटा, तो यहां देखो एक चीज समझनी है कि मान लो पहली मान ली ये थी, तो दूसरी कौन सी होगी, जस्ट अगली। कर्मागत का मतलब अगली। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये जितनी होगी उससे एक ज्यादा ये है, एक तो ज्यादा है, 2 के जस्ट आगे 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में जस्ट 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 4 में जस्ट 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि पहली जो होगी जस्ट उससे एक ज्यादा दूसरी होगी। हमें थोड़ी पता है कि पहली कौन सी है, पहली पता नहीं, अपने को बोला दो क्रमागत संख्या है, तो मानना पहली मान लो x हो जाएगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी जस्ट उसके आगे वाली, तो आगे वाली क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो हमें बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दे रखा है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मानना पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, तो दूसरा पूर्णांक क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा x प्लस 1। समझ आ गई मेरी बात। पहला x आएगा तो दूसरा क्यों आएगा x प्लस 1, अभी बताया था कि जैसे 3 होगा तो 3 के जस्ट आगे वाला क्या होगा, 4 होगा। मान लिया पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, तो यानी 3 में 1 जुड़ेगा। तो यहां हमने पहला माना है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब कंडीशन हमें कह रही है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों का गुणनफल लिख देते हैं। गुणनफल हमें कितना दे रखा है, 306। गुणनफल बोला तो दोनों को गुणा कर दो, तो x और x प्लस 1 को गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 306। कोष्टक बनाओ या गुणे का निशान लगाओ, बराबर होता है ना, ये तो पता है ना, इतना सा तो, कि इतना भी नहीं पता है, ये तो पता ही होता है कि भाई x इंटू एक्स प्लस 1 करूं या यहाँ गुणे का निशान बनाओ, वो फर्क एक ही। कोष्टक बनाओ या गुणे का निशान लगाओ, एक ही बात होता है। x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करोगे x बराबर 306। ये प्लस का 306 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन के आ गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण के रूप में। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया। यही अपने को समीकरण बनाकर छोड़ना है, बस हमें समीकरण बनाना है, सॉल्व करने का नहीं बोला है। सॉल्व करने का बोलते तो फिर आगे इस द्विघात समीकरण को अपन क्या करते, सॉल्व करते, लेकिन हमें सॉल्व करने का तो बोले ही नहीं। जब सॉल्व करने का बोले ही नहीं तो हम सॉल्व क्यों करें। तो आ जाओ चलते हैं आगे है रोहन की मां क्या कह रही है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो मां है वो किससे बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। अपने को ये बोला ना देखो कि रोहन की मां उससे का मतलब रोहन से, तो रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कब की बात कर रहे हैं, आज से 3 वर्ष बाद बात कर रहे हैं, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो मानना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स। आयु हमेशा वर्तमान मानी जाती है, ये मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं। तीसरा जो चैप्टर पढ़ा अपने सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर जो पढ़ा था उसके अंदर भी जब हमारे पास ऐसे आयु वाले सवाल आते थे तो हम उसमें क्या मानते थे, वर्तमान मानते थे। क्या मानते थे, वर्तमान। ऐसा थोड़ी है कि आज से 3 साल बाद की मान लेंगे, नहीं मान सकते मेरे बेटा। हाँ मान तो लो सकते हैं लेकिन वर्तमान मानी जाती है। क्या कहा जाता है, वर्तमान मानी जाती है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर
x वर्ष, तो उसकी मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी भाई, मां की वर्तमान आयु। मां की वर्तमान आयु क्या आएगी, देखो हमने कहा रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में 26 जोड़ दो। मान लो रोहन 10 साल का है तो उसकी मम्मी 36 साल की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 26 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26, क्या हो जाएगी x प्लस 26। अब देखो यहां से कंडीशन फॉलो करते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल, अपने को क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल, यानी जो उनकी आयु है, दोनों की आयु है, उनका गुणनफल जो है आज से 3 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है, देखो आज की बात नहीं कर रहा है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आज ये x साल का है, तो कंडीशन फॉलो कर दो यहां, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन से क्या हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन से हो जाएगा, ये 3 साल बाद की बात कर रहा है, आज रोहन x साल का है तो 3 साल बाद में इसमें कितने जुड़ जाएंगे, 3 साल जुड़ जाएंगे। ऐसे कैसे, आज रोहन की मां x प्लस 26 साल की है तो 3 साल बाद में इसमें भी कितने जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे। अब फिर अपने को बोला इसका गुणनफल, तो इन दोनों को गुणे में लिख दो, तो लो जी ये दोनों आगे गुणे के अंदर कोष्टक बनाते ही गुणे में हो जाता है, तो ये आगे गुणनफल के रूप में, और गुणनफल कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, तो ये बराबर 360। सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 3 का x प्लस 3 है जैसे कि जैसे, x प्लस 26 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 29 बराबर 360। सॉल्व करो, x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करोगे तो 29x प्लस 1 का गुणा दोनों के साथ हो गया, x का गुणा x के साथ हो गया, 29 के साथ हो गया। अब 3 का गुणा पकड़ो, 3 का गुणा x के साथ करोगे तो 3x, 3 का गुणा 29 से करोगे तो क्या हो जाएगा 87 यानी 87, 29 को 3 से गुणा करोगे तो 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 29x और 3x दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे तो 29x और 3x कितने हो जाएंगे 32x प्लस 87, ये प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 32x का 32x, एक प्लस का 87 है, एक माइनस का 360 है, तो 360 है, देखो एक 87 है एक 360 है, तो 87 में से तो 360 जाते नहीं, 360 में से 87 घटा दो, तो 360 में से 87 घटाओगे तो क्या बचेगा, देखो हमारे पास 360 में से 87 गए तो 273, तो माइनस का बन जाएगा 273 बराबर 0। 360 में से 87 घटाओगे तो देखो 10 में से 7 गए 3, 5 में से 8 गए यानी 15 में से 8 गए 7, और 3 में से 2 में से 0 गया 2, तो 273। ठीक है, अब यहाँ एक प्लस का था एक माइनस का था, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस का 273 आ गया, तो यानी ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया भाई, आ गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है भाई, छकड़ा गाड़ी कोई मत मान लेना इसको, ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी को रेलगाड़ी ही रहने दे। हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करने का मतलब क्या हो गया कि उनकी चाल है वो निश्चित है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब चाल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, चाल कम कर रहे हैं, तो वही उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक लेती। दूरी वो के वो है, चाल चेंज की तो समय चेंज हो गया, समय तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी तो पहले तो मानो रेलगाड़ी की चाल, क्या करो सबसे पहले क्या मान लो, रेलगाड़ी की चाल ही मान लो, तो मानना रेलगाड़ी की चाल, मानना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर्स।
ठीक है, ये अपन ने मान ली रेलगाड़ी की चाल। अब देखो हमें कह रहा था कि एक दूरी अपने को निश्चित दे दी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी हमें फिक्स दे दी है। दूरी कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर दे रखी है। तो ये दूरी ले ली अपन ने, तो दूरी ले ली 480 किलोमीटर फिक्स है हमारे पास। अब देखो दूरी आ गई, चाल आ गई। अब अपने को कह रहा है कि समय जो है क्या लगा, तो हमें पहले तो पता नहीं है कि समय क्या लगा था इसमें। समय हमें पता थोड़ी है, समय तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं। तो निकालो समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि समझना जरूरी है। और ये फिजिक्स का टॉपिक है, विज्ञान का टॉपिक है। हमारे सूत्र आपको पता होगा कि जो दूरी और चाल का होता है उसके बीच समय जो निकालना होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? जितना समय लगेगा वो कैसे निकाला जाता है? जितनी दूरी है उसमें चाल का क्या दे दो? भाग दे दो, तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। अब समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, तो समय हमें निकालना है। दूरी हमारे पास कितनी है? दूरी तो हमें 480 किलोमीटर दे रखी थी, चाल हमने अभी मानी है x। तो ये तो हमारा सामान्य समय निकल गया। क्या निकल गया? सामान्य रूप से हमें क्या निकल गया? समीकरण निकल गया, सॉरी समय निकल गया। अब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना। अब हमें कैसे चलना है? कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। कंडीशन क्या कह रही है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल को कम किया, क्या किया? चाल को कम किया है, और तो उसी समय को तय, उसी चाल दूरी को तय करने में उसे 3 घंटा अधिक लेते। चाल कम की, समय अधिक लगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो। मानना पहले समय जो लगा था वो तो लगा था हमारे पास, देखो इधर देखो, पहले समय कितना लगता था? 480 बट्टा x लग रहा था, यही लग रहा था हमारे पास। पहले जो समय अपन ने निकाला था वो कितना आया था? 480 बट्टा x आया था। तो हमें कहा समय तो 3 घंटे अधिक लगेगा, तो समय 3 घंटा अधिक लगेगा, तो लो इसमें 3 जोड़ दो, ये समय आ गया। बराबर का बराबर दूरी हमारे पास वो कि वो निश्चित है 480। दूरी में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, दूरी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन चाल में चेंज हो गया। चाल में क्या चेंज हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। तो पहले चाल थी हमारे पास x, अब चाल क्या होगी? 8 किलोमीटर कम होगी, तो x में से क्या कर दो? 8 कम कर दो। अब इस समीकरण को सॉल्व करो। देखें, पूरे के नीचे लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो 480, 3 को x से गुणा करोगे 3x, और पूरे के नीचे आ जाएगा x बराबर 480 बट्टा x माइनस 8। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 480 प्लस 3x को गुणा कर दो x माइनस 8 से। देखो इसको थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूं, ठीक है। और ये x उसके सामने जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x को 480 से गुणा करोगे तो 480x। सॉल्व कर लेते हैं आगे। सॉल्व करोगे तो देखो 480 को गुणे में करना है, 480 को x से गुणा करोगे तो 480x प्लस माइनस माइनस 480 को 8 से गुणा करो, तो 480 को 8 से गुणा करो। देखें 480 को 8 से गुणा करोगे तो 0, 8 8 64, हासिल में 6 और 8 चौक 32 और 6 38, यानी 3840। क्या हो जाएगा? 480 को 8 से गुणा करोगे तो 3840। 480 का दोनों के साथ गुणा हो गया। अब करो 3x का गुणा, 3x का गुणा x के साथ करोगे तो 3x स्क्वायर, और 3x का गुणा -8 से करोगे तो माइनस का 24x। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जो मैंने किया वो समझ में आ गया? तो ये चीज थी। पहले देखो 480 को दोनों के साथ गुणा किया, फिर 3x को दोनों के साथ गुणा किया, ये बराबर का 480x है। जैसे अब देखो प्लस का 480x प्लस का 480x कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? स्क्वायर वाले पद में बचा 3x स्क्वायर, फिर x वाला पद लिखो तो माइनस का 24x, और फिर अचर पद लिखो तो माइनस 3840। यही है। 3 सब में कॉमन आ रहा है, बराबर में क्या बचा? 0। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 24 में 3 कॉमन लोगे तो 8x माइनस 3840 में 3 का भाग दो तो देखो 1 बार, 2 बार, 8 बार, 0 बार, तो 1280 बराबर 0। ये 3 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, और 0 का भाग देते ही खत्म। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। और ये जो हमारा फाइनल क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्लियर? यहां तक समझ आ गया? थोड़ा सा लेंथ था बेटा, कुछ ज्यादा तो नहीं है,
ज्यादा ऐसा कोई इफेक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। क्या था? थोड़ा सा लेंथी। यहां आपको क्या समझना है, सबसे पहले तो हमें दूरी माननी है, नहीं सॉरी चाल माननी है। चाल मानने के बाद हमें दूरी पता है ऑलरेडी, पहले से दूरी अपने को दे दी 480 किलोमीटर, ठीक है। और दूरी बाद में हमें समय दे दिया, समय बराबर दूरी बटा चाल दे दिया। समय हमें क्या, समय का सूत्र होता है, समय का सूत्र लगाया तो दूरी बटा चाल आ गया, तो समय हमारे पास निकल के आ गया 480 बटा एक्स। क्या निकल के आ गया? समय निकल के आ गया। फिर अपन ने कंडीशन फॉलो की। कंडीशन हमें कह रहे थे कि इसी चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते। अगर चाल को कितनी कर देते? 8 किलोमीटर कम, तो उसी दूरी को तय करने में समय 3 घंटा अधिक लगता। तो समय कितना लगता? 3 घंटा अधिक। तो समय का फॉर्मूला लगाओ, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। समय हमारे पास पहले 480 बट्टा एक्स था, अब की बार अपने को क्या बोला? समय 3 घंटा अधिक लगेगा, तो अपन ने उसमें 3 घंटे जोड़ दिए। फिर बराबर दूरी, दूरी हमारे पास 480 परमानेंट है, दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चाल में चेंज हुआ। चाल में क्या चेंज हुई? जो उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी, तो चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया। पूरे के नीचे लाने के लिए गुणा कर दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। 480 को तिरछा गुणा कर दिया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया। और आगे पूरा इसको सॉल्व कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ ही है, ऐसा कोई ज्यादा लेंथ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं आगे, हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 आ जाती है। एक्सरसाइज नंबर जो 4.2 है, 4.2 के अंतर्गत गुणनखंड विधि है। क्या है बेटा? गुणनखंड विधि है। अब गुणनखंड विधि के अंतर्गत अपन ने जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंतर्गत गुणनखंड विधि पढ़ी थी, वही गुणनखंड विधि अपने को करनी है, ठीक है। वही गुणनखंड विधि अपने को करनी है। तो देखो, आज जो है मैं आज इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमारा समय जो है फिर आधा अधूरा रह जाएगा। बीच में जो प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी बीच में इधर उधर हो जाएगी, मजा नहीं आएगा, जो हमारा लेक्चर है उसका मजा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ आज होमवर्क दे देता हूं कि आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, क्योंकि गुणनखंड विधि हमने पढ़ रखी है। और जिसको गुणनखंड विधि नहीं आती है वो ध्यान रखें, जिनको गुणनखंड विधि नहीं आती वो पहले जाकर हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो भाग है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उनको समझ ले। और वो समझने के लिए आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक आपको हर एक वीडियो की लिंक वहां मिल रही है, आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर लिंक के अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन की भी लिंक मिल रही है, आपके कोर्स की भी लिंक मिल रही है। तो जो भी आप चाहें वो सब चीज आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है उनको तो कोई चिंता है नहीं, आप तो डायरेक्ट जाओ और अपने ही मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सरसाइज के अंदर जाके अपना वीडियो कवर कर लो, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखो, ये इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आज करने हैं। पहला प्रश्न जो है आप करोगे, ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, इसके गुणनखंड करके इसके शून्य के निकालने। अब देखो 2.2 में अपन शून्यकों के बाद उसका संबंध निकालते थे, वो इसमें नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें आपको केवल शून्य निकालने हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे नहीं होगा, शायद हो जाए तो कर देना, ऐसे थोड़ा लेंथ ही है, बाकी कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करना। चौथा क्वेश्चन में भी आपको पहले समीकरण सरल करना है, और सरल करने के बाद सॉल्व होगा। हो जाए तो करना, नहीं हो तो मैं तो कराऊंगा, एक एक प्रश्न करूंगा, लेकिन आप कोशिश करना, ठीक है। इसके जस्ट आगे ये तो आराम से हो जाएगा, और इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आ जाए। तो आज आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमारा जो लेक्चर है यही खत्म करते हैं अपन, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।